नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबकी पॉलिटी की क्लास चल रही थी जिसमें हम पॉलिटी को पूरा बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक का डिस्कस कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही। तो इससे पहले की क्लास में हमने भाग 1 संघ और राज्य के बारे में डिस्कस किया था। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता है। फिर हम पढ़ रहे थे भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार का वर्णन है। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर उन क्लासेस को देख लीजिएगा। ओके, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 में फंडामेंटल राइट मूल अधिकार का उल्लेख है। मूल अधिकार को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा अर्थात अधिकारों का घोषणा पत्र भी कहते हैं। सबसे पहले मूल अधिकारों की बात किसने की थी? इंग्लैंड के किंग जॉन ने सबसे पहले मूल अधिकार की बात किया था। सबसे पहले लिखित रूप से अपने संविधान में मूल अधिकार को स्थान किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था। भारत ने अपने मूल अधिकारों को ग्रहण कहाँ से किया? यूएसए अमेरिका के संविधान से। भाई, जब हमने अपना संविधान बनाया हमारे पास कितने मूल अधिकार थे? 7। लेकिन वर्तमान में हमारे कितने मूल अधिकार हैं? 6, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हमने मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया। कैसे बनाया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया। 300A में वर्णन किसका है? विधिक अधिकार के रूप में या कानूनी अधिकार। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। पहला कैसे अधिकार था? मौलिक अधिकार। अच्छा, भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किसने की? 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों की मांग की। लेकिन 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारी चीज़ें हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैंने बताया कि अनुच्छेद अगर आप 12 से लेकर 35 तक पढ़ ले तो आप किसके बारे में पढ़ लिया? मूल अधिकार के बारे में। देखो, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 में क्या किया? राज्य की परिभाषा, क्योंकि मूल अधिकार कैसे हैं आपके? वादयोग्य और बाध्यकारी। तो बाध्यकारी है किसके लिए? राज्य के लिए। तो अनुच्छेद 12 में हमने राज्य की परिभाषा बताया कि भाई राज्य कहेंगे किसको? तो जो आपकी संघीय सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय स्वशासन है, या जो भी आपकी वैधानिक संवैधानिक संस्थाएं या ऐसी संस्था जो राज्य के लिए काम कर रही है, वो सब क्या होती है? राज्य के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 13 में हमने कहा कि मूल अधिकार का हम अल्पीकरण कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता में खतरा है तो हम आपके मूल अधिकारों को क्या कर सकते हैं? अल्पीकरण कर सकते हैं। आपातकाल में आपके मूल अधिकार निलंबित भी हो सकते हैं। देखो, कोई भी आपके मूल अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन आपके मूल अधिकार फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो आपातकाल में हम क्या कर देते हैं? मूल अधिकारों को निलंबित कर देते हैं। लेकिन 2 ऐसे मूल अधिकार हैं जो आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं होते। कौन कौन से? अनुच्छेद 20 और 21 को हम आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं कर सकते, बाकी सभी को कर सकते हैं। अब सबसे पहले मूल अधिकारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान में कितने मूल अधिकार मिले हैं? वर्तमान में हमें 6 मूल अधिकार मिले हैं। पहले कितने थे? 7। संपत्ति के अधिकार को हमने मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया है। तो सबसे पहले आपको मिला है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में आपको मिला है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में मिला है आपको स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में मिला है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में मिला है आपको संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है।
देखो वैसे सभी ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? प्रस्तावना को। लेकिन पूछेगा डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो आपको मूल अधिकार कितने मिले? आपको मूल अधिकार मिले 6। पहले आपको कितने मूल अधिकार मिले थे? पहले 7 थे। वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट है? 6। कौन से अधिकार का किसमें वर्णन है? क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई अनुच्छेद 14 से 18 में कौन सा है? यह समानता के अधिकार का वर्णन किसमें? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। कई बार से पूछ सकते हैं कि समानता का अधिकार कितना है? 14 से 18, 4 आपको अधिकार दिए गए। इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब हम एक एक करके आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार का अल्पीकरण, इसके साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन की भी बात की गई है। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 विधि के समझ, समता और विधियों का समान संरक्षण का उल्लेख मिलता है। देखो पॉलिटी आपने इससे पहले भी मल्टीपल टाइम पढ़ी होगी, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको पॉलिटी फिंगर टिप्स में याद हो जाए। मैं पूछूं आपसे कि भाई अनुच्छेद 8 में क्या उल्लेख है? आर्टिकल 10 में क्या उल्लेख है? ऐसे कौन से अधिकार है जो भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं? तो ये आंसर आपके तुरंत आने चाहिए। इस तरीके से आपको पॉलिटी याद हो जाए। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 के बारे में हम पढ़ चुके थे, अनुच्छेद 13 के बारे में पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 14 में कहा गया विधि के समझ, समता और विधियों का समान संरक्षण। तो क्वेश्चन पूछता है कि विधि के समझ, समता हमने लिया कहाँ से है? विधि के समझ, समता हमने लिया है ब्रिटेन से। वो विधियों का समान संरक्षण लिया है हमने यूएसए से। विधि के समझ, समता का मतलब क्या है? कि भाई कानून के सामने सब बराबर है, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे एक छोटा सा चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो, एक छोटा सा रिक्शा चालक भी हो, कानून के सामने क्या है? सब बराबर है। अगर आईपीसी के तहत चोरी की सजा 10 वर्ष है, तो चाहे राष्ट्रपति ने चोरी किया हो, चाहे किसी रिक्शा चालक ने, सबको सजा कितनी मिलनी चाहिए? 10 वर्ष। देखो राष्ट्रपति, विधायक, इनको कुछ संसदीय विशेषाधिकार होते हैं, वो हम अगली क्लास में जब संसद के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। अभी आपको समझ में आना चाहिए विधि के समझ, समता का मतलब क्या होता है? कि भाई कानून के सामने सब बराबर हो, चाहे एक अरबपति मुकेश अंबानी हो, चाहे एकदम निचले तबके का गरीब व्यक्ति हो, कानून के सामने दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? विधि के समझ, समता। एक और बात लिखी गई कि भाई विधियों का समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण का मतलब क्या है? विधियों के समान संरक्षण हमने लिया है यूएसए के संविधान से। इसका मतलब है कि भाई समान परिस्थिति में समान न्याय। कानून के सामने सब बराबर तो हैं, लेकिन न्याय करने में आपको ये देखना है कि समान परिस्थिति में समान न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझिएगा कैसे? मैंने कहा कि भाई आपको मर्डर की सज़ा कितनी मिलती है? हत्या करने पर व्यक्ति को है 10 वर्ष की कठोर सश्रम सजा। अब देखना है कि भाई यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। दोनों से क्या हो गई? हत्या, किसी व्यक्ति की हत्या। तो किसी व्यक्ति की हत्या की सजा क्या है? कठोर सश्रम कारावास में 10 वर्ष की सजा। लेकिन अब एक बात समझनी है, ए व्यक्ति ने जो हत्या किया है उसने जानबूझकर उस व्यक्ति की हत्या किया है, लेकिन बी व्यक्ति ने की जो हत्या देखो बी व्यक्ति से हुई है, लेकिन बी व्यक्ति क्या कर रहा था? अपना बचाव कर रहा था। अपने बचाव में उसने धक्का मारा। भाई किसी वजह से झगड़ा हो गया, अपने बचाव में उसने धक्का मारा, और धक्का मारा तो क्या हुआ? चाकू के ऊपर गिर गया, और वो चाकू क्या हो गई? उसके पेट में घुस गई, अब उससे उसका हत्या हो गई। तो हत्या दोनों से हुई, लेकिन हम देखेंगे क्या परिस्थिति दोनों की समान है। बी परिस्थिति ने कैसे किया? अपने बचाव में उसने धक्का मारा तो गलती से उसकी हत्या हो गई, लेकिन ए व्यक्ति ने क्या कर दिया? उसका किडनैप करके जबरदस्ती जानबूझकर हत्या किया। तो दोनों की परिस्थिति अलग अलग है कि नहीं? तो जब दोनों की परिस्थिति अलग है तो दोनों को एक ही अपराध कैसे कर सकते हैं? तो इसी का उल्लेख है समान परिस्थिति में समान न्याय। समान परिस्थिति में समान न्याय लिया कहाँ से हमने? अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 14 समझ में आया कि नहीं आया? अब अनुच्छेद 15 आपको क्या कहता है? 5 आधार पर भेदभाव को निषेध।
किसी भी व्यक्ति के साथ आप नहीं कर सकते, ना ही कोई राज्य या व्यक्ति आपके साथ कर सकते। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और निवास आधार, इस आधार पे हम किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हमने कहा किसी के साथ हम धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के साथ निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आप बोलोगे मैंने तो देखा है ऐसे भेदभाव। कब देखा है? आप देखो कई बार किसी धर्म विशेष के लिए सरकार क्या करती है, काम करती है। तो इसी में एक अपवाद लिखे हैं कि भाई आपके मूल अधिकारों को हम हनन नहीं करेंगे, लेकिन किसी के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए क्या हो सकता है, राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है। जैसे कई बार जाति में हम देखते हैं SC ST को क्या होता है, आरक्षण। SC ST को आरक्षण क्यों होता है कि भाई SC ST क्या है, पीछे रह चुका है, तो इसलिए उन्हें हम समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कर देते हैं, आरक्षण। कई बार हम कहते हैं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है, लेकिन हम महिलाओं का आरक्षण दे देते हैं। महिलाओं की फॉर्म फीस कम होती है क्योंकि हमें पता है कि भाई महिलाएं क्या हो गई, पीछे रह गई हैं, तो उन्हें समाज के मुख्य धारा में जोड़ना है, इसलिए उन्हें आरक्षण की जरूरत है। अनुच्छेद 14 और 15 समझ में आए कि नहीं आए? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता का उल्लेख है। भाई आप कहीं भी जॉब करने जाओगे तब भी आपके साथ इन 5 आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इतने पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं आए? अनुच्छेद 17 अप्रस्ता छुआछूत के अंत का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 18 में हमने उपाधियों का अंत कर दिया। पहले हम क्या करते थे, कोई विक्रमादित्य की तो कोई महाराजाधिराज की उपाधि लिए घूम रहा था, हमने कहा सभी उपाधियों को क्या कर रहे हैं, अंत। लेकिन आप 2 क्षेत्रों में आज भी उपाधि ले सकते हो। 2 क्षेत्र कौन से? विद्या में आप डीलिट की उपाधि लेते हो, डॉक्टरेट की उपाधि लेते हो। इसके साथ साथ आप सेना और विद्या 2 क्षेत्रों में उपाधि ले सकते हो। इनके अलावा किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं ले सकते। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी के पॉइंट कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवीजन करिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है।